प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे समाज में शक्ति की भूमिका या शक्ति के विभिन्न आयाम। क्या ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आज की वीडियो में। हम शक्ति के विविध आयाम या समाज में शक्ति की भूमिका, ठीक है, आप समझें। वास्तविक रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण समाज के लिए, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं, उनके अधिकार तय किए जाते हैं, उनके कर्तव्य तय किए जाते हैं, उनके दायित्व तय किए जाते हैं। अब उन निर्णयों को क्रियान्वित बिना शक्ति के नहीं किया जा सकता है। वास्तविक रूप में शक्ति के माध्यम से ही उन निर्णयों को क्रियान्वित किया जा सकता है। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि बिना शक्ति के समाज में ना तो न्याय की स्थापना हो सकती है, ना व्यवस्था की स्थापना हो सकती है, ना शांति की स्थापना हो सकती है। इसलिए वास्तविक रूप में समाज में शक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको इस डायग्राम के माध्यम से समाज में शक्ति की आखिर क्या भूमिका है, या वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग, क्या कह रहा हूं मैं, राजनीति में शक्ति का प्रयोग किन किन रूपों में होता है, इन रूपों को, इन प्रकारों को ही शक्ति के आयाम कहा जाता है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण आयाम है: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति। फिर से दोहरा रहा हूं, राजनीतिक, आर्थिक, विचारधारात्मक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको इस तरीके से समझना है कि वास्तविक रूप में आप शक्ति की अवधारणा को ठीक से समझें। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, वास्तविक रूप में जब आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण का हम अध्ययन करते हैं तो वहां आधुनिक राजनीति विज्ञान की जब परिभाषा दी जाती है तो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। अर्थात वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतया शक्ति से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। जब ये बात स्वीकार कर ली गई है कि वास्तविक रूप में अगर आपको राजनीति को समझना है तो बिना शक्ति के समझे आप राजनीति को समझ नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने इसे सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए अब समझें इसको, क्या शक्ति के विविध आयाम। फिर से कह रहा हूँ, राजनीति में शक्ति का जिन जिन रूपों में प्रयोग किया जाता है उन रूपों को ही शक्ति के आयाम कहा जाता है या शक्ति की भूमिका कहा जाता है। मतलब राजनीतिक शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में, विचारधारात्मक शक्ति के रूप में। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में जब राजनीति में सबके लिए निर्णय लिए जाते हैं, सबके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व निश्चित किए जाते हैं, तो वास्तविक रूप में इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन तत्व हैं, तो इसमें तीन बातें आएंगी: राजनीतिक, आर्थिक, विचारधारात्मक। क्या कर रहा हूं, विचारधारात्मक। अब हम इनकी चर्चा करें उससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में जो ये शक्ति है ना, पावर, पिछली वीडियो में हमने आपको इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार वगैरह सब कुछ बतला दिया था। लेकिन चूंकि जब समाज में शक्ति की भूमिका को समझना हो तो मैं पुनः एक बार दोहरा रहा हूं कि वास्तव में सबसे पहले ये देखें कि शक्ति है क्या चीज। अब यहां परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं है, मैं सामान्य रूप में अर्थ बताऊंगा जिससे कि आप इन तीनों ही आयामों को समझ सकें। ठीक है, चलिए देखो, जब शक्ति को समझना हो ना, या शक्ति के अभिप्राय को समझना हो सामान्य रूप में, परिभाषा की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
तो इसके लिए सबसे पहली शर्त होती है कि शक्ति के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है। भाई एक अकेला होगा तो फिर उसको शक्तिशाली या शक्तिहीन कैसे कहेंगे? दो पक्ष जरूरी हैं। भाई दो परिवारों का अध्ययन करें, दो व्यक्तियों का अध्ययन करें, इसी के साथ में वास्तविक रूप में दो संस्थाओं का अध्ययन करें, दो राजनीतिक दलों का अध्ययन करें या दो देशों का अध्ययन करें, तो इसका मतलब ये है कि दो पक्षों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना, तो उसके आधार पर ये पता लग सकता है कि वास्तविक रूप में इन दोनों में शक्तिशाली है कौन। अब शक्तिशाली है कौन तो ये तभी पता लगा सकेंगे आप जब आप ये समझ जाएं कि शक्ति है क्या। शक्ति क्या है? शक्ति है क्या चीज? देखें, अब यहां हमने ए नामक और ब नामक दो व्यक्ति माने इन्हें, या दो समूह माने इन्हें, संदर्भ जिस रूप में आप शक्ति को समझना चाहते हैं, या दो देश माने इन्हें। शक्ति का मूल अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान दें, बिल्कुल सामान्य। जब ए नामक व्यक्ति, मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, जब ए नामक व्यक्ति, ए नामक समूह, ए नामक संस्था, ब नामक व्यक्ति, ब नामक समूह, ब नामक संस्था, ब नामक देश से अपनी इच्छा अनुसार, ए नामक अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करवा लेता है, जबकि ब नामक व्यक्ति इसकी बातों का विरोध कर रहा है, उसके बावजूद भी ए नामक व्यक्ति या संस्था या समूह या देश में इतनी क्षमता है कि यह ब नामक व्यक्ति या समूह या देश या संस्था से अपनी बात मनवा लेता है। मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, पहला समूह दूसरे समूह से, पहला देश दूसरे देश से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करवा लेता है, तो वह कार्य करवाने की जो क्षमता पहले व्यक्ति के पास है वह क्षमता ही क्या है? शक्ति है। अर्थात ए नामक व्यक्ति या देश ने ब नामक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया, परिवर्तित किया और इन्होंने अपनी बात स्वीकार करवा ली। ये बात स्वीकार कराने की जो क्षमता है वो क्षमता ही शक्ति है। और ये क्षमता किस रूप में होती है? राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, विचारधारात्मक रूप में। अब ये भी क्या है ये भी समझाऊंगा, तो मैं आशा करता हूं इसका अभिप्राय समझ गएंगे आप। सामान्य रूप में फिर दोहरा रहा हूं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समूह दूसरे समूह से, एक संस्था दूसरी संस्था से, एक परिवार दूसरे परिवार से, एक देश दूसरे देश से अपनी इच्छा अनुसार, जबकि दूसरा उसकी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी बात मनवा लेता है, तो अपनी बात मनवाने की जो क्षमता उस पहले व्यक्ति के पास में है वो क्षमता ही क्या है? शक्ति है भाई। इसी को शक्ति कहेंगे। इसलिए वास्तविक रूप में शक्ति का सामान्य से अभिप्राय होगा कि एक व्यक्ति या समूह या देश के द्वारा दूसरे समूह, व्यक्ति या देश से अपनी बात मनवा लेना या उसके व्यवहार को अपने अनुरूप परिवर्तित कर लेना, अपने अनुरूप ढाल लेना, अपनी बात मनवा लेना, अपनी बात स्वीकृत करवा लेना। ऐसा जिसके द्वारा भी किया जाता है वह है व्यक्ति ही, वह संस्था ही, वह दल ही, वह देश ही शक्तिशाली कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्तिशाली कहलाता है। तो शक्ति का यहाँ सीधा सा भावार्थ यही होगा कि वास्तविक रूप में एक व्यक्ति या एक देश दूसरे व्यक्ति या देश से जब अपनी बात मनवा लेता है तो वह बात मनवाने की जो क्षमता उसके पास है वो क्षमता ही शक्ति है। आशा करता हूँ समझ गए आप कि शक्ति क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसके लिए आप डिटेल्स में जाना चाहें तो पिछली वीडियो आप देखिएगा, उसके अंतर्गत हमने शक्ति का अर्थ, परिभाषाएं व्यापक रूप में समझाइए। ठीक है, आज तो मैंने केवल इस रूप में ये बात बताई है जिससे कि आप समाज में जो शक्ति की भूमिका है, रोल है, उसको ठीक से समझे, या शक्ति के विविध आयाम कौन कौन से। एग्जाम पूछ लिया जाता है कि शक्ति के 3 आयामों के ऊपर लेख लिखिए, या इस रूप में पूछा जा सकता है कि शक्ति के निम्न में से कौन से आयाम नहीं हैं। वहाँ 3 आयाम दे दिए जाएंगे और एक चौथा विकल्प और दे दिया जाएगा। तो 3 आयाम आपको मालूम है कि राजनीतिक, आर्थिक और विचारधारात्मक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं समाज में शक्ति की भूमिका या शक्ति के विविध आयाम। अब देखिएगा, देखो वास्तविक रूप में
राजनीति में, क्या कह रहा हूं मैं, राजनीति में शक्ति का, ये शक्ति का अर्थ मैंने बता दिया, राजनीति में शक्ति का जिन जिन रूपों में प्रयोग किया जाता है, वो रूप ही, वो प्रकार ही शक्ति के आयाम कहलाते हैं। डायमेंशन क्या कहलाते हैं? शक्ति के आयाम कहलाते हैं। और ये शक्ति के महत्वपूर्ण कितने आयाम हैं? 3। नंबर 1 राजनीतिक आयाम। क्या है? राजनीतिक आयाम। वास्तविक रूप में राजनीतिक आयाम का भावार्थ ये होगा कि यहां जो राजनीतिक शक्ति है उसका तात्पर्य ये होगा कि सबके लिए निर्णय लिए जाते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में यहां हम ये कह सकते हैं कि यहां मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान होता है। डेविड स्टन के शब्दों में कहा जा सकता है, क्या? मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान होता है। यहां वास्तविक रूप में सबके लिए निर्णय लिए जाते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में समाज में जितने भी समूह हैं उन समूहों के लिए निर्णय लिए जाते हैं, और जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को माना जाता है। नहीं माना जाएगा तो दंड दिया जाएगा। क्या कर रहा हूं? दंड दिया जाएगा। तो इसका मतलब पहला जो आयाम है वो राजनीतिक शक्ति के रूप में है। किसके रूप में? राजनीतिक शक्ति के रूप में है। आप ध्यान दें, राजनीतिक शक्ति के रूप में वास्तविक रूप में 2 अंग होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक अंग। मतलब जिनके द्वारा वास्तविक रूप में निर्णय लिए जाते हैं। किसके लिए? समाज के लिए। भाई राजनीति में होता क्या है? राजनीति में वास्तविक रूप में सभी के लिए निर्णय तो लिए जाते हैं, सभी के अधिकार कर्तव्य दायित्व निश्चित किए जाते हैं, और बिना राजनीति के हम ये कहेंगे कि निर्णय नहीं लिए जा सकेंगे। और जब निर्णय ले लिए गए तो फिर उन निर्णयों की क्रियान्विति किसके द्वारा होगी? भाई इन्हीं के द्वारा तो होगी। और जब तक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। क्या कह रहा हूं मैं? जब तक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। इस रूप में इसे समझना है। तो राजनीतिक शक्ति के कितने अंग हो गए? 2, औपचारिक अंग, अनौपचारिक अंग। राजनीतिक शक्ति किसको कह रहे हैं? राजनीतिक शक्ति उसको कह रहे हैं जिनके द्वारा वास्तविक रूप में संपूर्ण समाज के लिए निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, औपचारिक अंग हैं, इनके द्वारा भी निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। अब औपचारिक अंग में कौन कौन? अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझना है इसको, औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये डायग्राम आप ठीक से समझ जाते तो पावर क्या है आप आसानी से समझेंगे। संपूर्ण दुनिया के अंतर्गत शक्ति का जिस रूप में प्रयोग हो रहा है आप आसानी से समझ जाएंगे। औपचारिक अंग क्या क्या होते हैं? विधानमंडल। विधानमंडल मतलब समझ गए? व्यवस्थापिका। आप बताइए, क्या सभी देशों में किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिकाएं नहीं होती है? हाँ होती है। और व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। क्लियर? अच्छा, उसके बाद में क्या होता है? कार्यपालिका। अब विधानमंडल कानून बनाएगा, कार्यपालिका क्या करेगी? उनको क्रियान्वित करेगी। अब यहाँ कार्यपालिका में प्लस, मैंने दिखाया ना यहाँ प्लस अधिकारी तंत्र हो रहेगा। इसका मतलब क्या है? कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी? स्थायी और अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका कौन होती है? जो मंत्रिमंडल होता है। और स्थायी कौन होता है? जो नौकरशाही होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं। ठीक है, इसलिए यहां इनको क्या लिखा है हमने? अधिकारी तंत्र। अर्थात विधानमंडल, कार्यपालिका जिसमें अधिकारी तंत्र भी आ जाएगा, और न्यायपालिका। ये तीनों क्या है? वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति का औपचारिक अंग है। अब बताइए मुझे भाई, क्या इन तीनों के द्वारा वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति से संबंधित कार्य नहीं किया जाता? भाई किया जाएगा। इसके बिना फिर कार्य कौन करेगा? इसलिए औपचारिक अंग में वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग कौन कौन करते हैं? विधानमंडल, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक समझ होंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक शक्ति का तात्पर्य ये होगा कि यहां वास्तविक रूप में समग्र समाज के लिए निर्णय लिए जाते हैं, जिन्हें कि डेविड स्टन की शब्दावली में मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान कहा जा सकता है। मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान मीन्स मूल्य जनता की क्या इच्छाएं हैं, जनता की क्या मांगे हैं, उनके अनुरूप मूल्यों का सत्तात्मक
जो सत्ता में है, अब ये सत्ता में तो है भाई, विधानमंडल है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये सत्ता में है, इन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान अर्थात वास्तविक रूप में जनता की जो मांगे हैं, इच्छाएं हैं, उनके अनुरूप वास्तविक रूप में जो सत्ताधारी होते हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। ये औपचारिक अंग है, इसी को राजनीतिक शक्ति कहते हैं। ठीक है, औपचारिक अंग में 3 बातें आएंगी। ठीक है, अगला है अनौपचारिक अंग। आप देखो वास्तव में निर्णय जो लिए जाते हैं ना भाई, औपचारिक अंग तो ये तो क्लियर है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी देशों में किसी न किसी रूप में होती हैं। वो एक अलग बात है, तानाशाही प्रणाली वाले देशों के अंतर्गत हम बात करें तो जो तानाशाही शासक होता है वही व्यवस्थापक, कार्यपालक, न्यायपालक होता है। लेकिन है तो सही भाई, कानून भी बनाएगा, निर्णय भी लेगा, क्रियान्वित भी कराएगा और इसके बाद में वो स्वामी उसका फैसला भी सुनाएगा। कुछ भी है, लेकिन ये तीनों कार्य किसी न किसी रूप में तो किए ही जाते हैं। अब अनौपचारिक अंग की बात है तो वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत लोकमत, जनमत, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, जो कि हम अलग से आपको समझाएंगे, राजनीतिक दल, जिसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दी हैं, राजनीतिक दल, जन आंदोलन और जन संपर्क के साधन। वास्तविक रूप में ये जो अनौपचारिक अंग है, फिर दोहरा रहा हूँ, लोकमत आप सब जानते हैं, मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, लोकमत, जनमत। ठीक है, लोकमत, दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, वास्तविक रूप में जो सरकार होती है उस सरकार के अंतर्गत या सत्ता के अंतर्गत ये स्वयं भागीदार नहीं होते हैं। मतलब दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता में सम्मिलित होना नहीं है, बल्कि सत्ताधारियों को प्रभावित करना है, दबाव डाल करके अपनी बातें मनवाना है। तो वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत जो निर्णय लिए जा रहे हैं ना, उनको लोकमत भी प्रभावित करता है, दबाव समूह भी प्रभावित करता है, राजनीतिक दल तो है ही है। राजनीतिक दल कौन होता है? राजनीतिक दल वो होते हैं वास्तविक रूप में एक ऐसा संगठन जिसके अपने निश्चित सिद्धांत होते हैं, निश्चित अपना घोषणा पत्र होता है, उसके आधार पर वास्तविक रूप में वो चुनाव जीतते हैं और सत्ता में जाते हैं। इनका लक्ष्य क्या होता है? सत्ता प्राप्ति। इनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, बल्कि सत्ताधारियों से अपनी बात मनवाना है। इसलिए इनका नाम क्या दिया गया? दबाव समूह। इन दबाव समूह को ही अज्ञात साम्राज्य भी कहा जाता है। इन दबाव समूह को ही विधायकों के पीछे विधायक भी कहा जाता है। वास्तविक रूप में ये कहा जाता है कि दबाव समूह जो होते हैं ना, वही विधायक है, लेकिन ये विधायकों के पीछे विधायक दिखाई नहीं देते हैं। अज्ञात साम्राज्य भी कहते हैं इनको। किसको? दबाव समूह को। अब इसमें हम ज्यादा डिटेल्स नहीं लेंगे, यहाँ तो हम केवल समाज में शक्ति की भूमिका की बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, लोकमत भी किसी न किसी रूप में निर्णय को प्रभावित करता है, वो तो सब कुछ है ही। दबाव समूह का भी रोल होता है, राजनीतिक दल तो है ही है। इसके साथ में जन आंदोलन समय समय पर होते रहते हैं, वो भी किसी न किसी रूप में राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते रहते हैं। इसी के साथ में जन संपर्क के जो साधन होते हैं, उनके द्वारा भी किसी न किसी रूप में यहाँ जो राजनीतिक निर्णय लिए जा रहे हैं उनको प्रभावित किया जाता है। तो ये हो गया समाज में शक्ति की जो भूमिका है उसका पहला रूप, राजनीतिक शक्ति। अर्थात शक्ति के जो विविध आयाम है उसमें पहला आयाम होगा राजनीतिक आयाम या राजनीतिक शक्ति। आशा करता हूँ ये आयाम आपकी समझ में आ गया होगा। अब समाज में शक्ति का प्रयोग है तो राजनीतिक रूप में होता है। अब चलिए आगे। अब दूसरा क्या है? आर्थिक रूप में भी शक्ति का प्रयोग होता है। क्या? वास्तविक रूप में यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति में जिन जिन रूपों में शक्ति का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहा जाता है? शक्ति के आयाम। तो राजनीति में राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रयोग हो रहा है, और राजनीति में वास्तविक रूप में हम ये कहेंगे कि आर्थिक शक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है? आर्थिक शक्ति का भी प्रयोग होता है, जिसको कि कार्ल मार्क्स ने तो समाज व्यवस्था का जब उन्होंने अध्ययन किया तो इसको आधार ही कह दिया था। आधार किसको? आर्थिक तत्व को, संपत्ति को आधार कह दिया। और अधिरचना समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं जैसे कानून है, न्याय है, इसी के साथ में हम ये कहना चाहेंगे कि धार्मिक व्यवस्थाएं, ये सब इसके ऊपर आधारित होती है। मतलब कानून, राजनीति, धर्म इत्यादि सब आर्थिक तत्वों पर आधारित होते हैं। इसलिए आर्थिक तत्वों को आधार का है, और समाज में जितनी भी अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको कार्ल मार्क्स ने अधिरचना का है। इसका तात्पर्य होगा कि वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स आर्थिक तत्वों को सब कुछ मान रहे थे। हाँ, ये बात सत्य है। समाज व्यवस्था का जब हम समग्र रूप में अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में आर्थिक तत्व बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और किसी न किसी रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक शक्ति तो इतनी महत्वपूर्ण शक्ति होती है कि इससे तो प्रत्येक बात को मनवाया जा सकता है भाई। अब चलिए, अब आर्थिक शक्ति का राजनीति में किस रूप में प्रयोग होता है समझिएगा।
वास्तविक रूप में आर्थिक शक्ति का जो प्रयोग होता है वह उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जिनके हाथों में है। क्या कह रहा हूं? उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जिनके हाथों में है वही वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वास्तविक रूप में इनके द्वारा जनसंपर्क के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। भाई मुझे बताइए, एक अमीर व्यक्ति है, क्या गरीब व्यक्ति से अपनी बात नहीं मनवाता है? ये बात मनवाने की बात ही तो थी। हाँ, नहीं मनवाता है? हाँ, बात मानी जाती है। आप बताइए, वास्तविक रूप में एक जो पूंजीपति होता है, क्या श्रमिक वर्ग से, श्रमिकों से अपनी बात नहीं मनवाई जाती है? क्या उनके अधीन नहीं होते हैं? यस, उनके अधीन होते हैं भाई। इसलिए वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग कैसे हो रहा है? आर्थिक तत्व के रूप में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जिनके हाथों में होता है। किनके हाथों में होता है? पूंजीपति वर्ग के हाथों में होता है। आज ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन होता जा रहा है, लेकिन मुख्यतः हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में जिसके पास धन होता है, जो संपत्तिशाली व्यक्ति होता है, वही जनसंपर्क के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण करता है। और जिसके द्वारा वास्तविक रूप में जनसंपर्क के साधनों का ही नियंत्रण कर लिया गया है, तो वास्तविक रूप में आर्थिक शक्ति के रूप में शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? वही करेगा जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। वास्तविक रूप में उत्पादन के जो साधन है उनका मालिक बना बैठा है। उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस है, तो इनका स्वामित्व जिनके हाथ में होता है वही वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में राजनीति में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको प्रभावित करता है। बताइए मुझे, करता है या नहीं? इसके बाद में वास्तविक रूप में चुनावों के लिए वित्तीय सहायता। अब देखो, यहां उत्पादन के साधनों पर जिनका स्वामित्व होता है, जैसे पूंजीपति हैं तो जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय में क्या इनको चंदा नहीं दिया जाता है? किनको? इधर आइए, राजनीतिक दल, चंदा दिया जाता है, वित्तीय सहायता की जाती है। तो जब इनकी वित्तीय सहायता की जाती है तो यहां मान लीजिएगा जिस दल को बहुमत मिलता है सरकार का निर्माण करता है, तो फिर जो सरकार होती है, क्या वास्तविक रूप में जो चंदा देने वाले हैं पूंजीपति, उनकी बातों को नहीं मानेगा? मानेगा भाई। अब उनकी बातें मान रहा है तो इसका मतलब ये शक्ति का आयाम हो गया फिर आर्थिक शक्ति। अर्थात वास्तविक रूप में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उन निर्णयों को आर्थिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित किया जा रहा है और इनके द्वारा अपनी बात मनवाई जा रही है। किनके द्वारा? उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जिनके हाथों में। अपनी बात मनवाते कि नहीं? सरकार से मनवाते हैं और मानी जाती है। तो भाई अपनी बात मनवाना ही तो शक्ति है। यही तो मैंने यहां समझाया था, अनामक बेनामक व्यक्ति, संस्था या देश। आप बताइए, एक देश दूसरे देश को आर्थिक सहायता देता है तो क्या जो सहायता देने वाला देश होता है, जिससे उधार लिया जाता है, क्या उधार लेने वाला देश उससे प्रभावित नहीं होता है? क्या उसका व्यवहार प्रभावित नहीं होता है? हाँ, होता है। तो भाई राष्ट्रीय राजनीति की तो बात अलग है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इसी का रोल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति की भूमिका होगी। चाहे राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कीजिएगा, इनका रोल तो सर्वत्र है भाई। मैंने इसलिए तो कहा कि समाज में शक्ति की क्या भूमिका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में ही ऐसा। किसी भी देश की राजनीति का अध्ययन कीजिएगा आप, वास्तविक रूप में शक्ति की भूमिका इन तीन रूपों में मिलेगी आपको। क्या करूं? इन तीन रूपों में मिलेगी, राजनीतिक, आर्थिक, विचारधारात्मक। तो ये हो गया आपका आर्थिक आयाम। आशा करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। अब तीसरा है विचारधारात्मक। नोट कीजिएगा, तीसरा क्या है? विचारधारात्मक। ये दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा हो गया आयाम। क्या है? विचारधारात्मक। अब देखो, वास्तविक रूप में विचारधारा उन विचारों का या युक्तियों का समुच्चय होता है जिसके अंतर्गत वर्तमान सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने की बात की जाती है या उसमें परिवर्तन करने की बात की जाती है। वास्तविक रूप में यहाँ अर्थात इस विचारधारात्मक शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है वह जो जन सामान्य होता है, जो जनता होती है, जो जनसाधारण होते हैं, उनके सोचने समझने के ढंग को, क्या कर रहा हूं, उनके सोचने समझने के ढंग को नियंत्रित किया जाता है
और इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, जैसे समाजवाद है, साम्यवाद है, उदारवाद है, नाजीवाद है, फासीवाद है, दुनिया भर की विचारधाराएं हैं। इन सभी विचारधाराओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति, राज्य और समाज के पारस्परिक संबंध कैसे हों, इसके बारे में चर्चा की जाती है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में इन सभी विचारधाराओं के अंतर्गत समझिएगा, इन सभी विचारधाराओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति साध्य हो या साधन, राज्य साध्य हो या साधन, राज्य साध्य हो या साधन, इनके ऊपर भी चर्चा की जाती है। अंत में फिर कह रहा हूं मैं यहाँ क्या कि वास्तविक रूप में यहाँ विचारधारात्मक शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है वह जनसाधारण के सोचने समझने के तरीके को नियंत्रित किया जाता है। वास्तविक रूप में जो जनसाधारण होते हैं उसके सोचने समझने का जो तरीका होता है उसको प्रभावित किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। और जब वास्तविक रूप में विचारधारा के आधार पर जनसाधारण के सोचने समझने के तरीकों को प्रभावित कर दिया जाता है तो उसके आधार पर ही वास्तविक रूप में, चाहे वो समाजवाद हो या हम ये कहें वर्तमान समय में लोकतांत्रिक उदारवादी विचारधारा सर्वत्र स्वीकार कर ली गई, ज्यादातर देश में कुछ अपवाद हैं। तो वास्तविक रूप में यहाँ जैसे हम ये कहेंगे कि लोकतांत्रिक उदारवादी विचारधारा ही है, जिसको कि आप लोकतांत्रिक समाजवाद भी कह सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर भी दी है। यहाँ जो शासक वर्ग होता है वास्तविक रूप में विचारधारा के आधार पर ही जनता से सहमति लेता है। क्या कह रहा हूं, जनता से सहमति लेता है। अब जनता से जो सहमति मिल रही है, जनता का जो समर्थन मिल रहा है, जनता का जो समर्थन है वही वैधता है। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ जो शासक वर्ग सत्ता में आता है जनता का समर्थन वास्तविक रूप में राजनीतिक विचारधारा के आधार पर प्राप्त करता है, फिर चाहे विचारधारा कोई भी क्यों ना हो। इसलिए यहाँ विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग जनसाधारण के सोचने समझने के तरीके को प्रभावित किया जाएगा या उसके ढंग पर नियंत्रण रखा जाएगा। उसके बाद में जो शासक वर्ग होता है वास्तविक रूप में जो सर्वोत्तम शासन प्रणाली से जुड़ी हुई विचारधारा या मान्यता है उसकी स्थापना कर देता है। फिर मान लीजिएगा वर्तमान समय में लोकतांत्रिक उदारवादी विचारधारा को श्रेष्ठ माना जा रहा है, लोकतांत्रिक उदारवादी विचारधारा को श्रेष्ठ माना जा रहा है, या मैं कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा को अच्छी विचारधारा माना जाता है। और वास्तविक रूप में इस विचारधारा के आधार पर जनता का समर्थन प्राप्त किया जाता है, जनता का समर्थन प्राप्त किया जाता है। तो वास्तविक रूप में यहाँ जो शासक वर्ग होता है उसे जनता की सहमति मिल जाती है, सहमति मिल जाती है तो वास्तविक रूप में उसके आधार पर ही सर्वोत्तम शासन प्रणाली से जुड़ी हुई जो बातें उस विचारधारा में हैं उन सभी को यहाँ पर स्थापित किया जाता है, उनके आधार पर ही कानून बनाए जाते हैं। तो यहाँ इस विचारधारात्मक शक्ति से मेरा कहने का भावार्थ ये होगा कि वास्तविक रूप में राजनीतिक निर्णयों को किसी न किसी रूप में विचारधारा की शक्ति के द्वारा भी प्रभावित किया जाता है। अर्थात वास्तविक रूप में या विचारों के आधार पर, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं के अंतर्गत जो मूल मान्यताएं, उन मूल मान्यताओं को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और जनता जिस विचारधारा की बातों को स्वीकार करती है उसके आधार पर वास्तविक रूप में जनता उन्हें अपना मत देती है और उन्हें अपना मत देती है तो इसके आधार पर वो सत्ता में जाते हैं, सत्ता में जाते हैं तो इसके आधार पर वास्तविक रूप में वो जो घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किया उस घोषणा पत्र के आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में समाज में शक्ति की भूमिका होती है या जो शक्ति के आयाम होते हैं उसके तीन मुख्य प्रकार हैं, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक और विचारधारात्मक। इसलिए आप ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में विचारधारा या विचार के आधार पर भी किसी न किसी रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। विचारों के द्वारा भी किसी न किसी रूप में निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रभावित किया जाता है। किस रूप में किया जाता है मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, पुनः दोहरा रहा हूँ। विचारधारा के आधार पर, विचारधाराएं वर्तमान समय दुनिया भर की मैंने आपको चर्चा कर दी है, वैसे एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद है, ठीक है, उदारवाद है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में देखें तो लोकतांत्रिक समाजवाद है, नाजीवाद है, फाशीवाद है, दुनिया भर की विचारधाराएं हैं। तो वास्तविक रूप में इन विचारधाराओं का जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि जनसाधारण के सोचने समझने के ढंग को ही नियंत्रित करते हैं और उसके बाद में जब वो उसके अनुरूप प्रभावित हो जाते हैं
तो फिर वास्तविक रूप में उनके आधार पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको अपना समर्थन दे देते हैं। इसलिए यहाँ क्या नोट करेंगे, शासक वर्गों की वैधता की स्थापना हो जाती है, क्योंकि शासक वर्ग को जनता की सहमति मिल जाती है, तो जन सहमति ही वैधता कहलाती है। और फिर इसके आधार पर सर्वोत्तम शासन प्रणाली से जुड़ी हुई मान्यताओं की स्थापना हो जाती है। अर्थात वास्तविक रूप में जिस राजनीतिक विचारधारा के आधार पर जनता ने उनको अपना समर्थन दिया है, फिर उस विचारधारा के अंतर्गत जो भी बातें उन्होंने बतलाई हैं, क्या वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना है या वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना है। जैसे मान लीजिएगा अनुदारवाद है, तो अनुदारवाद वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है, उदारवाद है धीरे धीरे परिवर्तन की बात करना चाहती है, साम्यवाद है पूर्ण परिवर्तन की बात करती है, अराजकतावाद है पूर्ण परिवर्तन की बात करती है। अराजकतावादी विचारधारा तो राज्य को पूर्ण रूप में समाप्ति करना चाहती है, बात जो भी है किसी विचारधारा के अंतर्गत। लेकिन मुख्य बात यहाँ ध्यान रखने की ये है कि वास्तविक रूप में विचार के आधार पर भी किसी न किसी रूप में या विचारधारा के आधार पर भी किसी न किसी रूप में राजनीति में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको प्रभावित किया जाता है। इसलिए अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तविक रूप में शक्ति के 3 ही आयाम होते हैं, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। या समाज में शक्ति की जो भूमिका होती है, शक्ति का जो रोल होता है वो 3 रूपों में मुख्यतः होता है, राजनीतिक शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में, विचारधारात्मक शक्ति के रूप में। समझ गए? अब मैं इसको एक बहुत ऐसा उदाहरण देना चाहूंगा जिससे कि आप इन 3 शक्तियों को आसानी से समझ जाएं। ध्यान दें, एक बच्चा है, वास्तविक रूप में हम ये कहें, इसको और आगे बढ़ाते हैं कि 2 छोटे बालक हैं, क्योंकि शक्ति को समझना है तो 2 पक्ष जरूरी है। मतलब एक मां के 2 पुत्र हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 6-7 वर्ष के हैं। अब आपस में वो एक खिलौने के ऊपर झगड़ रहे हैं। बेटो समझना है, ये तीनों समझ में आ जाएंगे भाई। मैंने कहा ना कि शक्ति का प्रयोग किसी रूप में करे, 2 व्यक्तियों के रूप में, संस्थाओं के रूप में, 2 देशों के रूप में, कहीं भी अर्थ एक ही होगा। दोनों बच्चे एक खिलौने के ऊपर झगड़ते हैं। अच्छा, अब माँ वहाँ उनकी आवाज़ सुन करके आती है। अब माँ के द्वारा इन 3 शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। समझे कैसे? अगर वहाँ माँ ये कहे, उनमें एक बड़ा बच्चा है 8 वर्ष का, दूसरा है 6 वर्ष का, बड़े बच्चों को थप्पड़ लगाया जा रहा है कि तू बड़ा है, ये छोटा है, छोड़ ये खिलौना इसको दे दे, थप्पड़ लगा दिया। ये राजनीतिक शक्ति होगी। थप्पड़ लगाना क्या हो गया? राजनीतिक शक्ति। क्योंकि यहाँ जो निर्णय लिया जाता है उनका पालन नहीं किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। मैंने समझा था ना, दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, बख्शा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ थप्पड़ देना राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर लिया माँ ने। आगे बढ़िए, इसके बाद में वास्तविक रूप में अब फिर माँ क्या करेगी? या तो इसका प्रयोग करे या फिर दूसरा विकल्प है क्या, कि वह वास्तविक रूप में बच्चों से ये कहेगी, ठीक है बेटा, ये खिलौना कल आपको खेलने के दिया जाएगा, अब मुझे वापस दीजिएगा और आप दोनों को एक एक चॉकलेट दूंगी। मैं क्या दूंगी? एक एक चॉकलेट खाने के लिए दूंगी। अरे भाई, ये चॉकलेट देना आर्थिक शक्ति होगी। बच्चे मान जाएंगे, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं झगड़ेंगे, प्रेम से रहना शुरू कर देंगे। ये आर्थिक शक्ति होगी, चॉकलेट देना आर्थिक शक्ति। आपको मैंने ये समझा दिया है। तीसरा क्या? विचारधारात्मक। अब यहाँ क्या होगा? वास्तविक रूप में माँ हो सकता है इसका प्रयोग ना करे, थप्पड़ देने का प्रयोग ना करे, हो सकता है चॉकलेट का प्रयोग ना करे, चॉकलेट ना दे। तीसरा विकल्प भी माँ के पास मौजूद है। या तो पहले विकल्प का प्रयोग करेगी, थप्पड़ लगाएगी बड़े बेटे को, या दोनों बच्चों को चॉकलेट दी जाएगी। लेकिन हो सकता है इन दोनों का प्रयोग ना करे। तीसरा विकल्प खुला है माँ के सामने, और वो क्या है? विचारधारात्मक शक्ति के रूप में प्रयोग करेगी। कैसे? अब इसके बाद में माँ ये भी कह सकते कि बेटा ये खिलौना मुझे दे दें और आप झगड़िए मत, कल हम आपको हवाई जहाज से घुमाने ले चलेंगे, हम अमेरिका घूमने जा रहे हैं कल। बच्चे खुश हो जाएंगे। तो क्या किया? सोचने समझने के ढंग को प्रभावित कर दिया माँ ने। क्या कर दिया? सोचने समझने के ढंग को प्रभावित कर दिया, ध्यान हटा दिया वहाँ से, अपनी बात मनवा ली।
तो अपनी बात मनवाने का जो तरीका होता है, अपनी बात मनवाने का जो तरीका होता है, वो तरीका ही शक्ति का आयाम है। बात मनवाने का तरीका राजनीतिक शक्ति के रूप में हो सकता है, आर्थिक शक्ति के रूप में हो सकता है, विचारधारात्मक शक्ति के रूप में हो सकता है। मैंने माँ और 2 बच्चों का जो उदाहरण दिया है, उस उदाहरण को ठीक से समझिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राजनीतिक शक्ति को आप किसी भी रूप में समझ सकते हैं। क्या कह रहा हूँ? राजनीतिक शक्ति किसी रूप में समझ सकते हैं, आर्थिक शक्ति किसी रूप में समझ सकते हैं, और विचारधारात्मक शक्ति किसी भी रूप में समझ सकते हैं। मैं पुनः कहूँगा कि वास्तविक रूप में इस एग्जाम्पल को आपने समझा है तो समाज में शक्ति का क्या रोल है, क्या भूमिका है, या वास्तविक रूप में शक्ति के जो आयाम है, 3 आयाम है, इन तीनों आयामों को आप ठीक से समझ जाएंगे। ये है आपका शक्ति के आयाम या समाज में शक्ति की भूमिका। आशा करता हूँ आप शक्ति की भूमिका को ठीक से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।